नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कई साल पुरानी है, लेकिन आपको ये अपराध जानना आवश्यक है। हुआ यूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 जुलाई 2019 को अचानक शहर के कई हिस्सों में आगजनी और पथराव की घटनाएं होने लगीं। गुस्सा पुलिस के खिलाफ था। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। आनन फानन में कई थानों की फोर्स वहां बुलाई गई। राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी आरएसी की स्पेशल फोर्स तैनात की गई। लोगों को समझाने बुझाने का कार्य पुलिस अधिकारियों ने और मजिस्ट्रेट ने शुरू किया। इस तनाव या इस बलवे के पीछे कारण ये था कि इसी दिन यानी 1 जुलाई 2019 की शाम को अमानी शाह नाले के पास जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए हुए खड़ा था। एक हाथ में उसके चॉकलेट थी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल लेने के लिए एक बच्ची वहां तक गई और उसके बाद वो गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो शख्स फिर बच्ची को लेकर आया और नाले में फेंक कर चला गया। घटना के बाद बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी। बच्ची के साथ उसने बड़ा ब्रूटल रेप किया था। 7 साल की बच्ची थी, 7 years old। उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं लगा। गंभीर घटना थी। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार जयपुर शहर में उस दिन और उस रात में खराब होती चली गई। बहरहाल उस समय के एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा को ये काम दिया गया कि आप पुलिस की टीमें लगाएं, पुलिस को इकट्ठा करें और जो भी अपराधी इसके पीछे है उसका पता लगाएं। श्री लांबा ने 20 स्पेशल टीमों का गठन किया। इन टीमों में कुल 400 लोग शामिल किए गए। उनको काम दिया गया कि वो अपराधी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी गिरफ्तारी करेंगे, पकड़ेंगे। पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। करीब 1000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और इतने ही कैमरों की फुटेज देखने के लिए करीब करीब 80 पुलिसकर्मी लगाए गए। लेकिन कई दिन बीत गए। घटना के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला। फिर जो होता है हमेशा कि सीनियर पुलिस अधिकारियों ने पुराने पुलिस कर्मियों को जो 10 साल से तैनात हैं, 15 साल से तैनात हैं, क्राइम देख रहे हैं, क्राइम ब्रांच में रहे हैं या जिनका अपराधों के खुलासे से संबंध रहा हो, उनको बुलाया और उनसे मीटिंग की कि आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों के जानकारी में इस तरह की कोई घटना पहले हुई हो, मुलजिम पकड़े गए हों, तो उनकी उसका प्रेजेंट स्टेटस पता करके बताइए। डेलिब्रेशंस के बाद पुराने पुलिसकर्मियों ने बताया कि 2014 में शहर के मुरलीपुरा क्षेत्र में भी एक ऐसा ही मामला आया था और उस केस में आरोपी ने बच्चे को ब्रेड देने के बहाने उससे कुकर्म किया था। उसके बाद उसकी हत्या करके शव को पानी की टंकी में छिपा दिया था। इस मामले में सिकंदर नाम का आरोपी पकड़ा गया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि सिकंदर 2015 में जमानत पर बाहर आया और फिर फरार हो गया। अब आप देखिए, एक गंभीर घटना, एक बच्चे के साथ कुकर्म, उसके बाद उसकी हत्या करके टंकी में, पानी की टंकी में लाश को छुपा देना, पकड़ा गया, ट्रायल हुआ, उम्र कैद की सजा हुई
और साल भर में ही वो जमानत पर बाहर आया। इसके साथ ही साथ वो फरार हो गया। ये घटना जब बताई गई तो फिर पुलिसकर्मियों को यह काम दिया गया कि आप एक तो इसका पता लगाइए। पता लगने में बहुत देर नहीं लगी, चूंकि सारा रिकॉर्ड थाने पर, मुरलीपुरा थाने पर मौजूद था, तो इसलिए उसका प्रेजेंट घर द्वार, माँ बाप, बच्चे, भाई, ये सब पता लगने में कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई और उसका मोबाइल नंबर भी पता लग गया। चूंकि गंभीर घटना थी, सभी लोग बहुत ही शिद्दत से लगे हुए थे, उसका मोबाइल नंबर ले आए। मोबाइल को जब खंगाला गया तो ये पता लगा कि 22 जून और 1 जुलाई के दिन उसकी लोकेशन शास्त्री नगर पाई गई थी, जहां पर उस बच्ची के साथ अपराध करके उसे फेंक दिया गया था। फिर सीसीटीवी उसकी देखी गई और शक ये यकीन में तब्दील हो गया कि ये और कोई नहीं, सिकंदर ही है। मुरलीपुरा थाने में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड से सिकंदर को पहचान करने में बहुत दिक्कत नहीं आई। उस समय के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, उनके निर्देशन में एडिशनल सीपी धर्मेंद्र सागर के नेतृत्व में एक टीम एक्सक्लूसिव सिकंदर को लोकेट करने और सिकंदर के घर का पता लगाने, उसके साथियों और उसके रिश्तेदारों का पता करने के लिए भेजी गई। आनंद श्रीवास्तव जी बहुत लंबे समय तक पुलिस कमिश्नर रहे जयपुर में, और बहुत अच्छी बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे जूनियर भी रहे हैं। लेकिन पुलिस में इन्होंने बड़ा काम भी किया और बड़ा नाम भी किया। इस समय शायद लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, बहुत सीनियर हो गए हैं, एडिशनल डीजी संभवतः हो गए हैं। बहरहाल पुलिस ने इसके घर का पता कर लिया और ये सामने आया कि 38 साल का सिकंदर जयपुर की नाई की थड़ी जयसिंहपुरा में किराए के मकान में रहता है। पुलिस जब वहां पहुंची तब तक अखबारों में मुरलीपुरा की वो घटना और रिकॉर्ड्स में पड़ी हुई उसकी तस्वीरें छप चुकी थीं, इसलिए वो वहां से फरार हो गया। उसके कमरे में पुलिस को एक नोटबुक मिली। नोटबुक के पहले पेज पर एक महिला का स्केच बना हुआ था जिस पर शहनाज लिखा हुआ था। बाद की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि वो उसको ये एक तरफा बहुत प्यार करता था और अपनी गर्ल फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। उसकी भी लोकेशन पुलिस को मिल गई और फिर उससे बातचीत की गई। लेकिन इसी नोटबुक के आखिरी पेज पर आरोपी ने खुद का स्केच बना रखा था, यानी सिकंदर ने खुद का स्केच बना रखा था और लिखा था सिकंदर उर्फ मौत का कहर। अब पुलिस को किसी तरह की कोई उसको डाउट नहीं था कि यही वो व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है 7 साल की बच्ची के साथ। घर में उसे खिलौने वाली 2 पिस्टल और एक राइफल भी मिली। ऐसा लगता है कि उसका भी इस्तेमाल इसने गाहे बगाहे अपराध के लिए किया होगा। अब पुलिस पूरी शिद्दत से सिकंदर उर्फ जीवाणु, वहां जब घर पहुंची तो लोगों ने बताया कि साहब इसको सब यहां जीवाणु कह के पुकारते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की बात की जा रही है। जीवाणु यानी प्राणियों में सबसे छोटा प्राणी, जीवित प्राणी। तो उसकी तलाश कर रही थी पुलिस। इसी बीच में जानकारी मिली कि किशनगढ़ के पास निवाई में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है। उसकी जब सीसीटीवी की जांच की गई तो सारे पुलिस स्टेशंस में, सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर, सब जगह जीवाणु की फोटो भेजी गई थी। फोटो सीसीटीवी में देखते ही पुलिस पहचान गई कि ये जीवाणु है और अखबारों और न्यूज चैनल्स में सब में वो सीसीटीवी, मतलब एक फैशन सा हो गया है कि पुलिस इसके पहले कि आगे एक कदम बढ़ाए, एक्सक्लूसिव खबर के चक्कर में चैनल्स भी और अखबार भी और संवाददाता भी और रिपोर्टर भी
घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज कैसे भी करके ले लेते हैं और उसको चलाने लगते हैं। फायदा तो हुआ है कभी कभी, लेकिन फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही ये फोटो चलती है, अपराधियों के जानने वाले उसे सूचित कर देते हैं और वो फिर मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके फरार होना या भागना शुरू कर देता है। फायदा इसलिए कि कभी कभी जेन्युइन लोग जब पहचान लेते हैं और अज्ञात बदमाश की पहचान नहीं हो रही होती है, तो वो बता देते हैं कि साहब ये आदमी तो फलाना है, लेकिन अपराधी के बारे में कभी नहीं बताता है। और जैसे ही खुद का चेहरा उसने टीवी पर और बाकी जगह देखा, वो जयपुर से कोटा भागने लगा, क्योंकि पुलिस ने फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज की ट्रेल बनानी शुरू की। और जांच के दौरान पुलिस को यह सूचना मिली, पुलिस खैर कोटा पहुंच गई, एक पूरी टीम वहां पर आनंद श्रीवास्तव जी ने भेज दी, जो पुलिस कमिश्नर जयपुर थे, और यह पता लगा कि उसका एक बड़ा जिगरी दोस्त कोटा में रहता है, जिसका जिक्र मुरलीपुरा के उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दिया हुआ था, जो रिकॉर्ड्स में मौजूद था। तत्काल उस दोस्त के आसपास पुलिस को सादे में भेजा गया कि अगर वर्दी में जाएंगे तो वो भाग निकलेगा। बहरहाल ये पता लग गया वहां पर कि सिकंदर यानी जीवाणु रोज अपने उस दोस्त के साथ भीमगंज में बाबू चाय वाले की थड़ी पर नजर आता है, चाय पीता है। पुलिस ने सादे में वहां जाल बिछाया और 7 जुलाई 2019 को वो जैसे ही आया, पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा। उसके बाद पुलिस उसे जयपुर ले आई। रेप की शिकार हुई वो मासूम बच्ची तब तक रिकवर कर चुकी थी। उसने देखते ही जीवाणु को पहचान लिया। खैर, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। आप जानते हैं कि इतना हीनियस ऑफेंस करने वाला अपराधी, अभी उसके पिछले रिकॉर्ड को मैं बताऊंगा, तो इतना हीनियस ऑफेंस करने वाला, क्राइम करने वाला अपराधी इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं था। 2 दिन तक उससे सारी श्रेणियों की श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई। रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलग अलग वाद्य यंत्रों से, कुछ वाद्य यंत्र जो कभी प्रयोग में नहीं होते हैं पूछताछ के लिए, ऐसे भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। और फिर 2 दिन के बाद जब वो पटरी पर आया तो उसने ऐसे हैरत अंगेज खुलासे किए कि पुलिस को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। उसने ये बताया कि पिछले 20 सालों में उसने 65 से ज्यादा मासूम बच्चे बच्चियों, किन्नरों और पुरुषों के साथ कुकर्म किया है। कई बच्चियों के साथ, बच्चे और बच्चियों को के साथ कुकर्म करने के बाद उनकी हत्या भी कर दी है। जब इसकी जांच कराई गई, मेडिकल जांच, तो ये पता लगा कि ये HIV पॉजिटिव यानी एड्स का रोगी भी था। पूछताछ में उसने ये बताया कि 25 से ज्यादा नाबालिगों को उसने अपना शिकार बनाया है। एक एक करके पुलिस उससे जगह और बच्चों के डिटेल के बारे में पूछती रही, संबंधित थानों से उसकी जानकारी करती रही। उसकी बताई हुई जानकारियां सही निकली, लेकिन कुछ बच्चे बड़े हो गए, कुछ बच्चियों के बारे में जिनकी हत्या कर दी उनका तो पता लग गया, लेकिन जिनके साथ सिर्फ कुकर्म करके उसने छोड़ दिया, उनका नाम पुलिस ने फिर ओपन नहीं किया, लेकिन अदालत में सबमिटेड जो दस्तावेज हैं उसमें सब कुछ खुलासा किया जा चुका है। 40 किन्नरों के साथ भी उसने बताया कि जैसे दिन भर उसने कोशिश की और बच्चे उसको नहीं मिले, तो फिर शाम को किन्नर सर्वथा सुलभ उपलब्ध रहते हैं सड़क के किनारों पर, उनके साथ वो अप्राकृतिक संबंध बनाया करता था। और जो पुरुष भी, किन्नरों के अलावा भी कुछ पुरुष जो इस पेशे में हैं, जगह जगह जिनका ये धंधा चलता रहता है,
उनको भी, उनके साथ भी ये अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता रहा। हालांकि रिकॉर्ड में केवल 12 केस ही जीवाणु के विरुद्ध दर्ज हुए थे और वो सिर्फ 6 बार जेल जा चुका था। पूछताछ में उसने कहा कि साहब, शास्त्री नगर वाली घटना मैंने की, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं उसकी हत्या करना चाहता था, लेकिन इसी बीच में बच्चों का एक झुंड बच्ची को ढूंढने के लिए उसकी तरफ आया। डर के वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से भाग गया। उसने कहा, साहब, ये मेरी बड़ी भूल थी, जो बच्ची को मैंने मारा नहीं, वरना पुलिस हम तक कभी भी न पहुंच पाती। इतने बड़े खुलासे के बाद जीवाणु को लेकर वकीलों में जबरदस्त गुस्सा था। कोर्ट में कोई भी उसका केस लड़ने को तैयार नहीं था। जब पुलिस उसे कोर्ट में यानी अदालत में पेश करने के लिए पहुंची तो कोर्ट परिसर में ही वकीलों ने उसकी धुनाई भी कर दी। बहरहाल, चूंकि गंभीर घटना थी, कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई थी, फिर से कोई वारदात न हो जाए, पुलिस की कोई ढिलाई सामने न आ जाए कि फिर पुलिस के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश सड़कों पर आ जाए, पुलिस ने बहुत तेजी से इसकी विवेचना की और महज 23 दिन में जांच पूरी करके चालान कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में 36 गवाहों के बयान भी कराए गए और वहां पर जयपुर में एक ऑफिसर स्कीम कहते हैं, जिसमें ऐसे केसेस को कोई एक राजपत्रित अधिकारी स्वयं डील करता है। गवाह कब आएंगे, किस तारीख को पेश होंगे, एक दिन पहले सरकारी वकील से उनकी बातचीत कराई जाती है, रिकॉर्ड में उनके क्या बयान हैं वो पढ़ के सुनाया जाता है, उन्हें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि वहां पहुंचने पर डिफेंस का लॉयर उनसे कौन कौन से सवाल पूछेगा। तो ये एक अधिकारी के नेतृत्व में होता है, इसीलिए उसको ऑफिसर स्कीम कहा जाता है। तो इस केस को भी ऑफिसर स्कीम में लिया गया। सरकारी वकील जो पॉस्को कोर्ट के थे, श्री महावीर सिंह किशनावत को, इस बहुत ही सीनियर वहाँ के प्रोसिक्यूटर हैं, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, उनको इसकी केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया और 6 मार्च 2020 तक ट्रायल भी पूरा कर, सबूत भी सब इकट्ठा कर लिए गए और फिर सरकार की ओर से हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की गई। सरकारी वकील कृष्णावत ने कोर्ट में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कहा कि जीवाणु का पूरी तरह खात्मा होना चाहिए और फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने, अदालत ने सरकारी वकील की इस दलील को ठुकरा दिया और फाइनली 27 नवंबर 2020 को जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए जज डॉक्टर LD किराडू ने कहा कि जीवाणु जैसे अपराधी को समाज से दूर रखना जरूरी है, इसलिए अब उसे उसके शेष जीवन की अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रखा जाए। ये अपने फैसले में उन्होंने लिखा। लेकिन सजा उसी उम्र कैद की हुई जो पहले भी हो चुकी थी और जिसमें पहले भी जमानत हो गई थी और जमानत होने के बाद के ढेर सारे दर्जनों अपराध इस तरह के उसने किए थे। जिस ऑफिसर स्कीम में जिस ऑफिसर को लगाया गया वो IPS मनोज चौधरी थे। उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए बड़ा भारी चैलेंज था कि हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ते। हमने CCTV जारी किए, तमाम, उन्होंने खुद प्रेस में, TV में, सब जगह जारी किए इस आदमी को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही निवाई में पेट्रोल पंप और शराब के ठेके के पास जो घटना हुई लूट की, वहाँ से CCTV फुटेज में जो संदिग्ध दिखा वही आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु था। कोटा जाने की भी सूचना CCTV फुटेज को ट्रेल करने पर हुई। सिपाही हमारे वहाँ पहुँच गए और कोटा में बड़ी दिलेरी से 2 सिपाहियों ने जीवाणु को पकड़ लिया। पुलिस के पास DNA रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट, पीड़ित बच्चे की शिनाख्त गवाही के तौर पर मौजूद थी। उसकी हिस्ट्री के बारे में फिर जो टीम लंबे समय तक उससे पूछताछ कर रही थी, उसने बताया कि 12 साल की उम्र में सिकंदर ने पहली चोरी की थी। 2001 में इस मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था। उसके बाद वो स्मैक और शराब की लत के कारण एक के बाद एक उसने
बहुत ढेर सारी वारदातें की और एक एक करके इन वारदातों को पुलिस को उसने बताया भी। जब वो 18 साल का हुआ तो पहली बार जेल पहुंचा। वहां वो दूसरे कैदियों के साथ रखा गया। 18 साल के बाद, पहले तो वो जब 12 साल का था तो बच्चा जेल में गया होगा, उसके हम उम्र बच्चे वहां होंगे। लेकिन 18 साल में जब वो जेल गया तो सारे सजा याफ्ता अपराधी, पुराने शातिर अपराधी, बड़े बड़े अपराधी सब उसी जेल में, उसी बैरक में बंद थे। और उसके बाद जो उसके साथ शुरू हुआ वो यौन हिंसा की वारदात उसके साथ शुरू हुई, क्योंकि वो जस्ट 18 साल का पूरा हुआ था। उसके साथ पूरा पूरा दिन ये पुराने कैदी लोग कुकर्म किया करते थे। और जब वो जेल से छूटा तो छोटे छोटे बच्चों को के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की लत लग गई। वो गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले मासूमों को अपना शिकार बनाता था। उन्हें चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले जाता था और सुनसान इलाकों में बच्ची अगर हुई तो उसके साथ रेप, लड़का अगर हुआ तो कुकर्म करता था। और जब बच्चे नहीं मिलते थे तो यही काम वो किन्नरों और पेशेवर पुरुषों के साथ करता था। एक चीज और लोगों ने बताई कि वो कुकर्म करने के दौरान चीखें सुनना चाहता था। अगर मान लिया कोई बच्चा या पुरुष या किन्नर चीख नहीं रहा है तो उसे चोट पहुंचाता था। और कभी कभी बच्चों के शरीर पर चाकू से जगह जगह कट भी लगाता था ताकि वो चिल्लाएं। ऐसी चीख पुकार सुनने में उसे आनंद और सुकून की प्राप्ति होती थी। कुछ बच्चों की उसने गला घोंटकर हत्या कर दी, जहां उसको ये लगा कि ये बच्चा बाद में मुझे पहचान सकता है, या उसने देर तक मुझसे बात की है, मुझे पहचान गया है। इन सभी की लिस्ट पुलिस वालों को बता दी गई। उससे संबंधित जो मुकदमे दर्ज थे उनमें भी इसके विरुद्ध विवेचना, जो अगर फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है, विवेचनाधीन है, तो उसमें विवेचना शुरू की गई। आज की घटना देखिए, जीवाणु यानी सिकंदर वो एक साइको रेपिस्ट, सीरियल रेपिस्ट और मानसिक रूप से घोर आपराधिक प्रवृत्ति का अपराधी था। जेल के जीवन का बहुत बड़ा हाथ उसके इस प्रवृत्ति पर पड़ा। जेल में जब भी इस तरह के कम उम्र के बच्चे यानी 18-19 साल के बच्चे भेजे जाते हैं तो उनको वैसे तो अलग रखा जाना चाहिए अंडर ट्रायल्स को, लेकिन जेलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ जो 10 साल 12 साल से बंद हैं, जैसे यौन भूख वाले भेड़िए अपराधी हैं ये, कि नया लड़का देखा और वो कहते हैं मुलायम चारा आ गया, और उसके बाद उस बैरक में ऐसे नवयुवकों की बोली लगाई जाती है कि, और इसलिए बोली लगती है कि ये जो 10 साल से 12 साल से 15 साल से बंद हैं, सजा याफ्ता भी हैं, अंडर ट्रायल भी बहुत लंबे लंबे समय से बंद हैं, जमानत उनकी कभी हुई नहीं है, एक दिन की भी पेरोल हुई नहीं है, वो अपने घर अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए हैं 10-12 सालों में, और जो लती हैं वो सेक्स वर्कर से भी नहीं मिल पाए हैं। तो जैसे ही ये बच्चे यानी मुलायम चारा वहाँ एंट्री करता है, इसकी बोली लगनी शुरू होती है कि कौन कौन कब कब इसके साथ यौन संबंध बनाएगा, और मजाल है कि कोई इसका विरोध करे। अगर किसी विजिट में, जैसे मंथली इंस्पेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाते हैं, 3 महीने के इंस्पेक्शन में डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी जाते हैं, कभी जेल विभाग के डीआईजी या आईजी कैजुअल इंस्पेक्शन में जाते हैं, तो अगर कभी भूल से भी किसी इस तरह के पीड़ित कैदी ने ये शिकायत कर दी कि साहब मेरे साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो उनके जाने के बाद सभी मिलके उसकी दुर्गति करते हैं, इतना मारते हैं, इतना धमकाते हैं कि उसके पास अपने आप को परोसने के सिवा दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई चारा नहीं होता। और मैंने आज तक
34 साल की अपनी लंबी सेवा में ऐसी यौन हिंसा के पीड़ित लड़के की या व्यक्ति की जेल के भीतर रहते हुए कोई एफआईआर हुई हो, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। बहुत शिकायत हुई अगर भीतर ही भीतर, तो बैरक बदल दिया गया। बैरक अगर बदल दिया गया तो वो फिर नई जगह पहुंचा, नए सिरे से बोली लगी, और वही सब काम जो पुरानी बैरक में होता था वही उसके साथ नई बैरक में होता है। देखिए, ये कोई मैं किस्से कहानी की बात या जिसको कहते हैं कि सपने की बात नहीं बता रहा हूं, ये हकीकत है, और देश के लगभग सभी जेलों की यह हकीकत है। सभी का मतलब सभी जेलों में, क्योंकि चहारदीवारी के भीतर क्या हो रहा है वहीं के लोगों को मैनेज करना है, वहीं के लोगों को देखना है, और वो क्यों नहीं देखते हैं, क्यों शिकायत पे गौर नहीं करते हैं, क्यों उसी को डांट कर भगा देते हैं, ये सब आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही यौन उत्पीड़न का शिकार जीवाणु मानसिक विकार से ग्रस्त हो गया। 1.5 साल वो रहा, और लगभग हर दिन उसके साथ जो हुआ उसने उसके दिमाग में एक ग्रंथि बना दी, और बाहर आकर उसने अपना गुस्सा इसी यौन हिंसा से बच्चों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर और किन्नरों के ऊपर उतारना शुरू किया। और उसके साथ जो पीड़ा उसने सही है, वो उसको सुकून मिलता था जब वो दूसरों के साथ यौनाचार करता था, तो वो भी अगर उस तरह चिल्लाता था जैसा वो चिल्लाया था बैरक के भीतर, तो उसे सुकून मिलता था। अगर वो चिल्लाता नहीं था तो उसे मारता था, या कभी कभी चाकुओं से उसके शरीर में निशान लगा दिया करता था। देखिए, जेलों में सुधार के बड़े बड़े व्याख्यान आपको YouTube पर मिल जाएंगे, बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान कि जेलों में ये होना चाहिए, जेलों में वो होना चाहिए, हमने ये सुधार दिया, हमने ये ठीक कर दिया, हमने बैरक्स में टीवी लगवा दी, हमने वहाँ जो कॉमन बाथरूम होता है उसको इस तरह कर दिया, हमने ये सुविधाएं दी, हमने वो सुविधाएं दी। और आदिकाल से जेलों में सुधार का यह ढिंढोरा सरकारें और जेल प्रशासन पीट रहे हैं, पर आज भी वही हो रहा है जो जीवाणु के साथ हुआ था सभी जेलों में। जेल से लौटने वाले इस तरह के नवयुवक जो पहली बार जेल गए, कम उम्र के हैं, उन्होंने आत्मग्लानि में बाहर आने के बाद आत्महत्या कर ली। बहुत बहुत ढेर से ऐसे मामले हैं जब ऐसे नवयुवकों ने, जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी कि जेलों में ये सब भी उनके साथ होगा, अगर उनके साथ हुआ तो वो लौट कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैंने भी अपने कैरियर में 2 ऐसी घटनाएं देखी हैं, फेस की हैं। कानून व्यवस्था की थोड़ी थोड़ी स्थिति भी उत्पन्न हो गई, एक बाराबंकी में और एक जौनपुर में, जब जेल से वापस आकर हफ्ते भर के भीतर ही आत्महत्या नवयुवक ने कर ली, और कारण अपने घर वालों को इशारों में उसने बता रखा था। पर अगर आप जेल प्रशासन में इसकी शिकायत करेंगे तो वो उसको 100% नकार देगा तुरंत कि नहीं नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता जेलों में, और सफाई अलग से देंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, अखबारों में निकला, ये निकला, वो निकला, फौरन एक जांच कमेटी जेल के अधिकारियों की ही बन जाएगी, और हफ्ते भर में जांच करके क्लीन चिट भी मिल जाएगी। इसीलिए 18 से 25 के बीच की उम्र के ऐसे अपराधी जिन्हें जेल की इस हकीकत का पता होता है, वो अपराध करने के बाद फरार हो जाते हैं। वो गिरफ्तार होकर जेल जाना कभी पसंद नहीं करते हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि 18 से 25 के बीच के नवयुवकों को जब भेजा जाए तो ऐसे बैरक में जहां सिर्फ अंडर ट्रायल और सिर्फ इसी एज ग्रुप के अंडर ट्रायल है, वहां रखना चाहिए। उन्हें कभी भी सजा याफ्ता कैदियों, लंबे लंबे समय से कैद काट रहे अपराधियों के बीच कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन जेलों के ओवर क्राउडेड होने का हवाला देकर
जेल प्रशासन कहता है कि नहीं साहब मेरे पास इतनी जगह नहीं है, अलग से कोई बैरक नहीं है कि इनमें हम 18 से 21 साल के बच्चों को या नवयुवकों को अलग से रख सकें। तो इसलिए उनके साथ जब भी आप रखेंगे, इन नवयुवकों के साथ यही होगा जो जीवाणु के साथ हुआ था। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सारे अंडर ट्रायल्स जो 18 से 25, 18 से 24 के बीच हैं, उनको एक साथ अगर रखा जाए तो हो सकता है इस तरह की जेलों के भीतर होने वाली यौन हिंसा कुछ कम हो जाएगी। और ऐसा होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आइंदा से बाहर आकर कोई भी सिकंदर या जीवाणु पैदा न हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।